जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 14 एक्सटर्नल कंफर्मेशन कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में तो हमने 8-9 लेक्चर लगा दिए। ये वाला चैप्टर्स दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसका ये मतलब आपने नहीं समझना कि शायद पहले हमने टाइम ज़ाया किया है और इसमें हम कोई जल्दी कर रहे हैं। नहीं, हर एक टॉपिक जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी और उसकी एग्जाम इंपोर्टेंस को सामने रख के हमने डिसाइड करना होता है कि कितना टाइम हमने उसके ऊपर लगाना है या लगाया है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लेकिन चूंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, नॉर्मली रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसमें हम उतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जितनी प्रैक्टिस हमने प्रीवियस, क्योंकि प्रासपेक्ट में प्रैक्टिस है ही नहीं इतनी। क्यों नहीं है? क्योंकि केस स्टडीज आई नहीं, तो फिर क्या है? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ये तो इजी है। आपको पता है आई कैप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी घुमा सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा एक जगह पे वो किस तरीके से एक लफ्ज चेंज करता है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, स्टूडेंट को वो लफ्ज समझ नहीं आता, ठीक है। एंड में अगर मैं आपको ना बता सकूं तो मुझे बताइएगा कि सर याद करवाइएगा वो लफ्ज कौन सा था आपने बताना है, जो इस चैप्टर में चेंज करके बिल्कुल क्वेश्चन को उल्टा देता है। वो स्टार्ट। अच्छा, एक्सटेंडेड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसा कीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है क्लास के बाद मुझे नोट करवा दीजिएगा। अगर तो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस आपको पता है रिक्वायर्ड नहीं है, एडिशनल प्रैक्टिस है। अगर वो ऐसा कंसेप्ट हुआ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए मैंने फील किया रेलिवेंट है, तो मैं कल क्लास में डिस्कस करवा दूंगा, वरना फिर इंडिविजुअल आंसर कर दूंगा, ठीक है। कोर जो प्रैक्टिस किया है वो सारे क्लियर है आपको क्वेश्चन, उनमें कंसेप्ट भी जो इस्तेमाल हुए सारे क्लियर, ये मेरी तसल्ली हो गई। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटेंडेड प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, नहीं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्लास में टाइम नहीं होगा तो आप मुझे शेयर कर दीजिए। मुझे लगा जो क्वेश्चन ज्यादा अहम है या बाकी स्टूडेंट, वो मैं भी क्लास में करवा दूंगा एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में से, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब मेरे रोकने का ये मतलब ना समझिएगा कि आपने ये एक्सटेंडेड प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। मैं सिर्फ वैल्यू, क्योंकि क्लास में टाइम कम होता है तो मैं वैल्यूएट करके अब फिर डिसाइड करूंगा क्लास में उसको हमने डिस्कस करना है कि नहीं करना, ठीक है। आप क्लास के बाद जरूर मुझे बता दीजिएगा जो भी इशू होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। स्टडी क्या करने जा रहे हैं हम आज? चैप्टर है 15। पहले बताइए सबको नोट्स मिल गए इसके? अच्छा, ये है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको याद होगा चैप्टर 3 में। इसका पहले मैं ओवरऑल थीम आपको बता दूं, ये चैप्टर है क्या, रिलेट किस चीज से करता है, क्या सीखने जा रहे हैं। आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया था 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, ये तो वैसे 7 प्रोसीजर है, हर ऑडिटर 7 प्रोसीजर परफॉर्म करता है एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। उस एविडेंस की बेस पे फिर उसमें रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन इसमें से कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो दूसरों की निस्बत ज्यादा अहम है। जो दूसरों की निस्बत ज्यादा अहम है उन प्रोसीजर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसीलिए इस 7 में से जो एक प्रोसीजर था एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उसे हमने डिटेल में स्टडी किया चैप्टर 14 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन में। और एक और प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी अहम है, इसको हम चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा एक और प्रोसीजर है, वो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, वो एक चैप्टर में डिस्कस होगा लेकिन पार्ट हिस्सा के तौर पे, पूरे का पूरा चैप्टर उसके ऊपर नहीं है। आज का जो लेक्चर है या ये जो चैप्टर्स है, ये हमारा बेस कर रहा है सारे का सारा एनालिटिकल प्रोसीजर पे, कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिस में इनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली 3 ही बड़े कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में सीखने हैं। पहला, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, दूसरा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, और तीसरा हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हमने कंफर्मेशन में भी बड़ा एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, ठीक है, किस किस एरिया में इस्तेमाल होती है, किस किस मकसद के लिए, किस किस एसेशन के लिए, और फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। एग्जैक्टली उसी तरह एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में भी हम यही स्टडी करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, छोटे छोटे और 2-3 कंसेप्ट आएंगे, लेकिन बड़े पोर्शन क्या होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, ये हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इसी को वो सिखा रहा है। डेफिनेशन या एग्जांपल्स इस हिस्से में हम सीखेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं। दूसरा, यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें सीखेंगे हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और फिर इसके बाद कैसे इस्तेमाल करना है इनको, ये भी इसमें सीखेंगे। क्या होते हैं, किन एरियाज में इस्तेमाल हो सकते हैं, और कैसे इस्तेमाल करना है स्टेप बाय स्टेप। ये वाला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, यूज ऑफ ये है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताता था, ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स की डेफिनेशन, ये क्या होते हैं। आपको याद होगा ये डेफिनेशन हमने चैप्टर 3 में पढ़ ली है क्या। अच्छा मुझे सारा वर्ड टू वर्ड ना बताएं, मुझे की वर्ड्स बता दीजिए उस डेफिनेशन में क्या यूज हुए थे। कि ये क्या है, कंपैरिजन है और प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। अच्छा कंपैरिजन तो होता है इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पिछले साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ, और प्लॉजिबल रिलेशनशिप जो होता है इसी साल की इंफॉर्मेशन का इसी साल की किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। ये हमने स्टडी किया था। आज हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं क्योंकि शायद उस वक्त आपको प्लॉजिबल रिलेशनशिप सही तरीके से समझ में ना आया हो, इसका मतलब क्या है। आज हम इसको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। एनालिटिकल प्रोसीजर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, चैप्टर 1 में बताया था क्या होता है, वेरिफिकेशन। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन में था ये लफ्ज वैल्यूएशन। यानी एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम वेरीफाई करते हैं, यानी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो रही होगी। हो सकता है सेल्स वेरीफाई हो रही हो सकता है परचेजेस वेरीफाई, हो सकता है कोई इनकम वेरीफाई हो सकता है कोई एक्सपेंस वेरीफाई हो सकता है कोई एसेट वेरीफाई हो सकता है कोई लायबिलिटी वेरीफाई हो। तो एनालिटिकल प्रोसीजर से हम वेरीफाई करते हैं, वैल्यूएट करते हैं किसी ना किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। कैसे वेरीफाई करते हैं, दो तरीकाकार से, दो तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, उस फिगर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट हो रही होती है उसको। देखिए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो उसको वेरीफाई करना ना, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। उसको वेरीफाई हम एनालिटिकल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, और उसको हम वेरीफाई और किस तरीके से कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह से वेरीफाई होती है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में पढ़ा था, एक एनालिटिकल प्रोसीजर से और दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल से। दो तरह से वेरीफाई होती है। इसका मतलब है यहां पे हम पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन किसके थ्रू, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल के जरिए से भी हो सकती है, लेकिन हम एनालिटिकल वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल वेरिफिकेशन कैसे, थ्रू कंपैरिजन एंड प्लॉजिबल रिलेशनशिप। दो लफ्ज हैं, अगर आपने ये दो लफ्ज में फर्क समझ लिया ना, आधा चैप्टर समझ लिया। याद करना दूसरी बात है, समझ लिया कंसेप्ट। एक कंपैरिजन क्या होता है, दूसरा प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या होता है, और इन दोनों में तरीकाकार का क्या फर्क है। तरीकाकार का क्या फर्क है, कंपैरिजन का मतलब क्या है, नाम से जाहिर, कंपेयर करना। यानी कंपैरिजन में हम इस साल के इनकम, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं किसके साथ, पिछले साल के साथ। मोर देन 90, अच्छा आपको एडिशनल पॉइंट बता दूं, मोर देन 90% केसेस में हम पिछले साल के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम हम किसी और इंफॉर्मेशन के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं, जैसे इंडस्ट्री की फिगर के साथ, जैसे किसी कंपेटिटर के साथ। ठीक है, जैसे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरी ब्रांच के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ तो करते ही करते हैं, सबसे ज्यादा यही करते हैं। जैसे अगर आपने देखना है सेल्स ठीक है कि नहीं, एक तरीका कार क्या है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल के साथ कंपेयर कर लो। अगर हालात नॉर्मल हो, अगर हालात नॉर्मल पिछले साल वाले जैसे, नॉर्मल से मुराद क्या है, जो पिछले साल, तो जितनी सेल्स पिछले साल थी उतनी ही इस साल होनी चाहिए, अगर हालात नॉर्मल है। अगर सेल्स में इस साल अनयूजुअली इंक्रीज आ गया, इसका मतलब है कोई गड़बड़ है। तो ये हमें कैसे पता चला, कंपैरिजन से। कंपैरिजन हम पिछले साल के साथ, लास्ट ईयर की फिगर के साथ भी कर सकते हैं, दूसरी चीजों के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के साथ, आपने शायद काउंटिंग में अगर रेशियो वगैरह का टॉपिक पढ़ा हो ना, तो उसमें सम टाइम ये कंपैरिजन करवाता था इंडस्ट्री के साथ या कंपेटिटर्स की फिगर के साथ। ठीक है, इंडस्ट्री की फिगर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, अपनी ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कॉलेज के दो कैंपस है, एक फॉर एग्जांपल गुलबर्ग में है और दूसरा कॉलेज जो है वो माल रोड पे है। दोनों में दो कैंपस है, दोनों में प्रॉफिट जीपी रेशियो डिफरेंट है। देखें, फीस सेम होगी क्योंकि कॉलेज सेम है ना, फीस सेम होगी क्योंकि सर्विस सेम है, एक्सपेंस रेवेन्यू भी सेम, टीचर को सैलरी तकरीबन वो भी सेम, थोड़ा बहुत शायद फर्क हो लेकिन ज्यादा नहीं होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम आना चाहिए। अगर हम एक कॉलेज के एक कैंपस को, रेशो में बात कर रहा हूं, अमाउंट में नहीं कर रहा, रेशो में कर रहा हूं, दूसरे के साथ कंपेयर करें और फर्क है, इसका मतलब है कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है। छोटी सी एग्जांपल आपको और देता हूं, डिफरेंट बेकरीज होती हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, या पेट्रोल पंप्स हैं, कंपनीज हैं जो पेट्रोल, उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं।
आप गवर्नमेंट का ऑडिट करने के लिए गए, आपको पता चला एक ब्रांच जो है वो फॉर एग्जाम्पल इशरा में है, एक अनारकली में है। अब देखें, मुझे बताएं उनकी सेल प्राइस का फर्क होता है, कॉस्ट का फर्क होता है। आपको पता चला एक ब्रांच में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है, जो जीपी रेशो वो 20% है और दूसरे में 10% है। अब आप क्या कहेंगे, ये जो दूसरे वाला है ना, इसमें लगता है खर्चे ज्यादा, फेक एक्सपेंसेस लग रहे हैं। ये है कंपैरिजन करना सेम ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स का दूसरे के साथ। इसी तरह अगर एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल बेचता है, तो मुझे बताइए एक पंप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है और दूसरे पंप की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसमें फर्क होना चाहिए कि सेम होनी चाहिए ना? सेम होनी चाहिए। अगर आप ये कंपैरिजन करते हैं कि इस एरिया का जो इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, दूसरे का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, फर्क है, तो इन्वेस्टिगेट करें क्यों है। ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर है। लेकिन इसमें आप नोट करें, इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर नहीं कर रहे आप, ठीक है? आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट को दूसरे के साथ है, ये भी कंपैरिजन। लेकिन तो याद रखें, कंपैरिजन जो है ना वो 3-4 तरीकों से कर सकते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं इस साल की फिगर को लास्ट ईयर की फिगर के साथ, वो भी कंपैरिजन है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं इंडस्ट्री की एवरेज के साथ, वो भी कंपैरिजन है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स के साथ, ठीक है? यह है कंपैरिजन। प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या, कंपैरिजन। और अब बाकी की एग्जांपल सिर्फ आपको बुक में लिखी हुई थी इसलिए दी। आपने आइंदा जब कभी कंपैरिजन का वर्ड जहन में आए ना, एक ही एग्जांपल आए, क्या भला, इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, हमेशा सिर्फ यही एग्जांपल जहन में। अब दूसरा है प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या होता है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप क्या होता है? हमारा सिस्टम डिपेंड करता है डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम के ऊपर। एक एरिया इफेक्ट होता है तो कोई ना कोई दूसरा एरिया भी इफेक्ट होता है, एग्री करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कितने एरियाज होते होंगे अंदाजन, एक टिपिकल कंपनी के 20, 25, 30 होते होंगे, ठीक है? इनमें से कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनका दूसरे एरिया के साथ को रिलेशन होता है। को रिलेशन समझते हैं? एक एरिया बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मैथ में टर्म बोलते थे को रिलेशन, ऑडिट में बोलते हैं प्लॉजिबल रिलेशन। जो मैथ में को रिलेशन है 100% वही ऑडिट में प्लॉजिबल रिलेशनशिप। को रिलेशन क्या होता था, एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े। हमें अगर ये पता चल जाए ना, ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी चीजें दूसरों के साथ रिलेटेड है, किनका को रिलेशन है, तो ये एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है जिससे हम बेतहाशा फायदा उठा सकते हैं। किस इंफॉर्मेशन से बेतहाशा फायदा उठा सकते हैं? अगर हमें पता चल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, एरिया है या इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एरिया एक ही बात, जिसका दूसरों के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। जैसे बताइए, अगर समझ आ रही है तो बताइए। किसका? सेल्स और डेटर। बेहतरीन, ओके, करेक्ट। पहली एग्जांपल 1 बाय 1 जी, एक मिनट। परचेजेज और क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का बेहतरीन मिसाल दी, शाबाश। सेल्स का कमीशन ऑन सेल्स के साथ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डेटर्स का प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिल्कुल। डेटर्स बढ़ेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ेगा। अब मैं जस्टिफाई करवा रहा हूं। डेटर्स बढ़ेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ेगा, परचेजेस बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेगा, फिक्स एसेट्स बढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। प्लॉजिबल रिलेशनशिप है दोनों चीजों में। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है आपकी बताई हुई एग्जांपल में और मेरी एग्जांपल में क्या फर्क है। सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे तो पेरोल एक्सपेंस भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में और पेरोल एक्सपेंसेस में भी प्लॉजिबल रिलेशनशिप है, एग्री करते हैं? तो फिर सोच के बताइए मेरी वाली एग्जांपल और आपकी एग्जांपल में क्या फर्क है। आप जो एग्जांपल दे रहे थे उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ रिलेशनशिप बना रहे थे, वो भी ठीक है। मैंने जो एग्जांपल बताई इसमें मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी पेरोल का, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, ये भी ठीक है, ये भी प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। कोई क्लास में स्टूडेंट जो ये कहे सर इन दोनों में प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है? और एग्जांपल सुने, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का सेल्स के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप है कि नहीं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगी। आप ये तो कह सकते हैं सर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दूसरी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कोई नहीं कह सकता कि दोनों में प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल है, एग्री करते हैं? अच्छा, हम इस नतीजे, लेकिन याद रखें हर एक का प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं होता। हर एक का प्लॉजिबल, जैसे एग्जाम परचेजेस का, इन्वेंट्री परचेज की, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? नहीं है, नहीं है। क्या सेल्स का इक्विटी के साथ कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? नहीं है। शेयर कैपिटल, सेल्स का शेयर कैपिटल के साथ कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं है।
परचेजेस का कमीशन ऑन सेल्स के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? नहीं है। डेटर्स का क्रेडिटर के साथ प्लॉजिबल रिलेशनशिप है? नहीं। तो इससे क्या हम ये देखें, मैं जिस चीज पे लेके आना चाह रहा हूं ना, उससे पहले ये चीजें साबित करना जरूरी है कि आप मेंटली कन्विंस्ड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे एरियाज या इंफॉर्मेशन होती हैं जिनका आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है और कुछ ऐसी होती है जिनका आपस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप नहीं होता। एग्री करते हैं? अब फिर अगली बात सुने, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेतहाशा फायदे का बायस कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि अगर आप एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर ले तो दूसरी इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स वेरीफाई हो जाती है। एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप फिक्स एसेट्स वेरीफाई कर लेंगे ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विद इन सेकेंड्स वेरीफाई हो जाए। कैसे? उसके ऊपर परसेंटेज लगाते। आपको हर एक एसेट के ऊपर अलग-अलग डेप्रिसिएशन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका कार समझ आ रहा है आपको? ये है। तो ये काम का है कि नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर? एनालिटिकल प्रोसीजर काम का कि आप सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पेरोल एक्सपेंस को वेरीफाई करने का एक तरीका तो ये है कि आप हर महीने की सैलरी शीट लेके चेकिंग करें कैलकुलेशन वगैरह ठीक हुई है कि नहीं। एक आसान तरीका भी है। क्या है? अब देखें, मैं हूं ऑडिटर, ये है क्लाइंट, मैंने इनकी फैक्ट्री का ऑडिट करना है। मैं इनके पास जाके पूछ रहा हूँ, सर जी सैलरी एक्सपेंस को मैंने वेरीफाई करना है, 12 एंट्री आ रही है, इसका मतलब है हर महीने सैलरी पे करते हैं ना? मैंने कहा सर दुनिया में ऐसे होता है, हर महीने सैलरी पे होती है। मैंने कहा अच्छा 12 एंट्रीज हैं, आपकी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज कितने वर्कर काम करते हैं, कितना मजदूर है? 5 50, चलें 50 कर लें। 50 लिख भाई, 50 लिख। इसकी फैक्ट्री में 50 लिखना। एक मजदूर को कितनी तनख्वाह देते हैं? 10,000। गवर्नमेंट पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी गवर्नमेंट? मेरा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो गया, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो गई। क्यों भला? ये लॉ की वायलेशन कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कम से कम 25,000 दे, ये 10,000 दे रहे हैं। 10 25 कर लो। 50 लोग थे, 50 को मल्टीप्लाई करो 25,000 भाई मेरी एग्जांपल मेरी मर्जी, जो मैं कह रहा हूं ना वो कर। 25 लिखे, 125 नहीं लिखना। 25,000 मल्टीप्लाई करो 12 के साथ। मुझे चुपके से टोटल फिगर बताओ। 303 लाख। अब देखिए, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, मैं आपकी इनकम स्टेटमेंट देखे बगैर आपका पूरे साल का सैलरीज एक्सपेंस बता रहा हूं। कितना भला? 300,000। कितना है? 3 लाख। भाई तुमसे ना हो पाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है। 50 एम्प्लॉइज थे मल्टीप्लाइड बाय 25,000 पर मंथ सैलरी थी, मल्टीप्लाइड बाय साल में 12 महीने होते हैं, 15 मिलियन, 15 मिलियन आ रहा है। मैंने इनसे कहा मैं आपके इनकम स्टेटमेंट देखे बगैर आपको एक जादू दिखाऊं? ना दिखाएं। मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट देखे बगैर मैं आपको आपका सैलरीज एक्सपेंस बता दूंगा। उसने कहा बताएं। मैंने कहा 15 मिलियन। ये हैरान हो गए। अच्छा था 14.9 मिलियन था असल में, लेकिन उसने कहा सर 14.9 और 15 में कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं है। मैं मान गया आपके जादू को। क्या ये जादू है? ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। इसमें मैंने क्या किया? इसमें मैंने याद रखे कंपैरिजन नहीं किया, इसमें मैंने प्लॉजिबल रिलेशनशिप किया है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप किसका? किसके साथ? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का पेरोल के साथ। छोटी सी कैलकुलेशन किया। अच्छा अब देखिए, एक तरीका का मुझे बताइए, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप की, उसके बाद क्लाइंट की एक्चुअल फिगर के साथ कंपेयर किया। अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आया, छोटा मोटा फर्क आया ज्यादा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तसल्ली हो गई, सैलरीज एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है? मैं कह सकता हूं ना? मैं बिल्कुल कह सकता हूं। मुझे डिटेल में हर महीने का सैलरीज एक्सपेंस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, हर एम्प्लॉय की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे मोटा मोटा पता चल गया कि ये ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये है प्लॉजिबल रिलेशनशिप। अब मैंने आपको एनालिटिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल बताया एज कंपैरिजन भी और एज प्लॉजिबल रिलेशनशिप भी। दोनों में फर्क समझ आ गया? अच्छा अब सवाल ये है कि एनालिटिकल प्रोसीजर में उन्होंने कंपैरिजन को अलग एग्जांपल और प्लॉजिबल रिलेशनशिप को अलग एग्जांपल क्यों बताई? अच्छा आगे चलने से पहले छोटी सी चीज कवर क्लियर कर दूं। मेरे मुताबिक 15 मिलियन आया, इनका एक्चुअल था 14.9 मिलियन।
है तो छोटा सा फर्क, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने इनसे पूछ लिया भाईजान फर्क किस चीज का है। मैंने कहा सर जी कुछ एम्प्लॉइज ना बगैर बताए छुट्टी करते हैं, हम उनके पैसे काट देते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात तो जहन को लगती है कि वाकई ही कुछ एम्प्लॉइज छुट्टी उनकी सैलरी काट दी जाती। मेरी तसल्ली हो गई। मुझे बताइए अगर प्लाजिबल रिलेशनशिप में कोई डिफरेंस आ जाए मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये जब मैंने उनसे पूछा ना कि 0.1 मिलियन का फर्क किस चीज की वजह से है, ये इन्वेस्टिगेशन थी। ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर में इन्वेस्टिगेशन भी होती है, इन्वेस्टिगेशन को साइड पे रख दें, फोकस करें। एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन होता है, प्लाजिबल रिलेशनशिप। मेरा क्वेश्चन ये कि ये दो तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों है दुनिया में? एक एनालिटिकल प्रोसीजर है कंपैरिजन, एक एनालिटिकल प्रोसीजर है प्लाजिबल रिलेशनशिप। दुनिया में दो तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्यों हैं? इसका जवाब आप पढ़ चुके हैं इनडायरेक्टली कहीं पे। कोई क्लास में स्टूडेंट है भाई किधर प्राइस किधर हमारे वो प्राइस देते होते थे? है कुछ नहीं शायद निकला है कोई 10 रुपए नहीं 5 इतना बड़ा आज बोनी 10 रुपए से कर ले, 10 रुपए भी पूरे नहीं चले चले कोई बात नहीं। सिंबॉलिकल प्राइस आप बता सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में दो एग्जांपल्स हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कंपैरिजन, प्लाजिबल है। ये दो टाइप्स क्यों है दुनिया में एनालिटिकल प्रोसीजर? वन बाय वन, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक वर्टिकल, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। नहीं वो तो प्लाजिबल रिलेशनशिप में होता है, फाइनेंशियल नॉन। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लाजिबल रिलेशनशिप में दो टाइप्स क्यों है, ये नहीं कह रहा। एक मैं एनालिटिकल प्रोसीजर में जी बताए, एक मार्केट की पोजीशन के लिए एक इंटरनल पर गलत। वन एक मिनट जी 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 एक रिस्क को सेस करने के लिए और दूसरी चीजें करने के लिए। अच्छा करीब तरीन जवाब है, दुरुस्त मानते हैं। ये भाई को जरा प्राइस, हाँ ये सवाब की नीयत से सुन ले। आप भूल गए चैप्टर 3 में हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स पढ़ी थी। आप भूल गए चैप्टर 3 में हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स पढ़ी थी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल्स क्या थी? हाँ जी, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर को हाईलाइट करें। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में एग्जांपल्स क्या थी? टेस्ट और डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। आपने नोट किया एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों जगह पे आ रहा था। तो कंपैरिजन है बेसिकली एनालिटिकल यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट, और प्लाजिबल रिलेशनशिप है यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसका मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। भाई मेरी इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? इसीलिए उसने कहा दो टाइप्स हैं। क्लियर हो गया? तो असल में बल्कि एक ठीक है, दो टाइप्स क्लियर हो गए। अब इसी डेफिनेशन के साथ आप देखें एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं, जो कि हम कर चुके हैं इतनी सारी डिस्कशन में। आधे घंटे की डिस्कशन में हम एग्जांपल्स भी कवर कर लें, यूजेस भी। एग्जांपल क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर की दो टाइप्स, एक कंपैरिजन, एक प्लाजिबल रिलेशनशिप। कंपैरिजन की क्या एग्जांपल है? कंपैरिजन पिछले साल के साथ भी हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा यही आपको सिलेबस में भी एक टेस्ट करवाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बजट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बजट के साथ, भाई बजट बनते हैं कंपनीज के, क्या कंपनी एनालिसिस कर रही होती है कि हमारा बजट था इतना एक्सपेंस होगा, ज्यादा क्यों हो गया? बजट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री की फिगर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ सेम एंटिटी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ब्रांचेस के साथ। ठीक है, कंपैरिजन की एग्जांपल समझ आ गई। लेकिन इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम एग्जांपल आपने कौन सी जहन में रखनी है? रटा सबका लगा ले। रटा सबका जहन में क्या है? कंपैरिजन पिछले साल के साथ। ये एग्जाम में यही करवाएगा। तो ये है यूज ऑफ, ये है रिस्क असेसमेंट के लिए। ये सारी एग्जांपल किस लिए यूज करते हैं हम? रिस्क असेसमेंट। क्योंकि देखें ना, पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे इस साल, अगर आपकी सेल ज्यादा है रिस्क बढ़ जाएगा कि नहीं? कि सेल्स ओवरस्टेट लग रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंसेस कम है, सैलरीज एक्सपेंसेस, रिस्क बढ़ जाएगा कि नहीं? तो कंपैरिजन से रिस्क असेस होता है।
कंपैरिजन से रिस्क असेसमेंट। अब देखिए रिस्क असेसमेंट भी सिखानी है आपको। एक टीए से मैंने कहा भाईजान टेस्ट थे, टेस्ट फिजिकल वाले टीए से कहा टेस्ट एक ही है, फिजिकल वाले टीए से कहा भाईजान आज कितने टेस्ट किए हैं? इसने कहा सर आज मैंने 4 घंटे में 20 टेस्ट चेक किए हैं। दूसरे टीए के साथ कंपेयर किया, कंपेरेबल पार्ट्स ऑफ सेम एंटिटी। मैंने कहा आप ऑनलाइन वाले टीए आपने कितने किए? मैंने कहा सर टेस्ट तो वही था, ठीक है मैंने सर लेकिन मैं बहुत एफिशिएंट हूं, मैंने 1 घंटे में 20 टेस्ट चेक कर लिए हैं। बताइए रिस्क है कि नहीं? क्या रिस्क है? ओवर एफिशिएंट। क्या इसने कंप्लीटनेस का रिस्क है? कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किएंगे। इसने किया होगा टिक्कू ऑडिट, उसे हम प्रैक्टिस में कहा, ये स्टैंडर्ड किताबों में नहीं है टर्म। टिक्कू ऑडिट का मतलब क्या है? आंखें बंद करके टिक, हर सवाल टिक, ये क्या लिखा है ओके, ये क्या लिखा है, इस सवाल के 10 नंबर, इस सवाल के 5 नंबर, इसके ये सवाल नहीं किया इसके भी 3 नंबर, ये सवाल गलत किया इसके भी 4 नंबर, ठीक है हाँ आइएगा इसके भी 4 नहीं। ये लाहौर बोर्ड का एग्जामिनर था कोरोना के दिनों में इसको अपॉइंट किया गया था। तो ये क्या है? कंपेयर करने से आप एग्री करते हैं? कंपेयर करने से अंडरस्टेटमेंट या ओवरस्टेटमेंट सामने आ जाती है। ये है रिस्क असेसमेंट। और प्लाजिबल रिलेशनशिप क्या है? प्लाजिबल रिलेशनशिप इसका मकसद क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के तौर पे परफॉर्म करना। प्लाजिबल रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं? जिस इंफॉर्मेशन को आपने वेरीफाई करना है ना, उसका किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ, दूसरी फाइनेंशियल या दूसरी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर उस रिलेशनशिप की मदद से एक चीज को वेरीफाई करते हैं और दूसरी चीज चुटकियों में हो जाती है, दूसरी चीज चुटकियों में हो जाती है। क्योंकि दोनों चीजों का आपस में रिलेशनशिप है ना, एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो तो दूसरी भी कम होगी। ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। एग्जांपल्स क्या है प्लॉजिबल रिलेशनशिप की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की दूसरी फाइनेंशियल, सेलिंग एक्सपेंस टू सेल्स। एग्री करते हैं सेल्स में और सेलिंग एक्सपेंस में प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है? होता है। सेल्स बढ़े तो सेलिंग एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ रिलेशन, प्लॉजिबल रिलेशनशिप। और नॉन फाइनेंशियल क्या के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने से पेरोल बढ़ेगी, ऐसे भी होता है। ये एक फाइनेंशियल, ये भी प्लॉजिबल रिलेशनशिप है। फर्क क्या है? ये एक फाइनेंशियल का दूसरी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये है। अच्छा, ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप किस लिए यूज होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे। कंपैरिजन किस लिए यूज होता है? रिस्क असेसमेंट के लिए। हमने प्रैक्टिस में रिस्क असेसमेंट करनी है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर, दोनों कर, इसीलिए तो दोनों मिसालें दे रहे हैं आपको। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर एक तीसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ओवरऑल रिव्यू। ओवरऑल रिव्यू, ओवरऑल, वो ये बाद में बताऊंगा ओवरऑल रिव्यू। लेकिन ये यहां पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि असल में कंपैरिजन ही रिस्क असेसमेंट के तौर पे भी यूज हो सकता है, कंपैरिजन ही ओवरऑल रिव्यू के तौर पे भी यूज हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने आई, आपने कहा आपने सेल्स वेरीफाई करनी है, आपने कहा इस साल की सेल पिछले साल की निस्बत कम है, रिस्क है, अंडरस्टेटमेंट। क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर है? कंपैरिजन के प्लॉजिबल रिलेशनशिप कौन सा? कंपैरिजन। इस साल की इंफॉर्मेशन को किसके साथ कंपेयर किया? ये है रिस्क असेसमेंट। अच्छा, अब सारा ऑडिट खत्म कर लिया, एंड पे पार्टनर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए रिपोर्ट साइन करने से पहले। पार्टनर ने कहा मेरे भी सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। पहले तो आप उस टीम मेंबर के सामने थी ना जिसने वो वेरीफाई करना था एरिया, तो उसने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कंपेयर किया रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। अब क्या पार्टनर भी कंपेयर करेगा कि इस साल की सेल्स और पिछले साल की सेल्स में ज्यादा फर्क तो नहीं है? सोच के बताएं, पार्टनर भी करेगा कि नहीं करेगा? पार्टनर भी करेगा। लेकिन अच्छा सुनिए जरा, पार्टनर का मकसद, ये प्रोसीजर वही है कंपैरिजन, लेकिन पार्टनर का मकसद ये नहीं है रिस्क आइडेंटिफाई करना। वो तो इसने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है और एड्रेस भी कर लिया हुआ है। अब पार्टनर ओवरऑल रिव्यू, ये देखना कि पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की, उसके मुताबिक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं। आसान अल्फाज में यूं कह लीजिए, अगर कंपैरिजन स्टार्ट ऑफ द ऑडिट किया जाए ना, तो इसका मकसद है देखना कि कोई रिस्क है तो नहीं, और अगर यही काम एंड पे रिव्यू स्टेज पे किया जाए, कंक्लूजन स्टेज पे, तो वो इस मकसद के लिए किया जाता है कि कोई रिस्क रह तो नहीं गया। समझ रहे हैं? स्टार्ट में किस लिए कंपैरिजन करते हैं? रिस्क है तो नहीं। एंड पे किस लिए करते हैं? रिस्क रह तो नहीं गया।
रिस्क रह तो नहीं गया। बल्कि स्टैंडर्ड ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है ये ओवरऑल रिव्यू स्टेज पे, कहता है फर्ज करो आपकी किस्मत हुई खराब और आपने अपनी तरफ से स्टार्ट में कंपैरिजन करके रिस्क आइडेंटिफाई किया, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, एंड पे पार्टनर को ओवरऑल रिव्यू स्टेज पे उसने कंपैरिजन किया, पता चला कोई रिस्क रह गया है, कोई रिस्क रह गया है, बताइए पार्टनर साइन कर देगा रिपोर्ट को कि मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे? तो ये जहन में रखिएगा। तो इसका मतलब कंप्लीट पिक्चर, अब आखिरी मतलब एग्जांपल थी इसके, कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है। एनालिटिकल प्रोसीजर के यूजेस, एग्जांपल्स तो पढ़ी ना हमने, मैक्सिमम यूजेस कितने हैं एनालिटिकल प्रोसीजर के? मैक्सिमम यूजेस कितने हैं? 3। एक स्टार्ट में प्लानिंग स्टेज पे एज रिस्क असेसमेंट, दूसरी ड्यूरिंग ऑडिट एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तीसरी एंड ऑफ द ऑडिट ओवरऑल रिव्यू। अच्छा, जब आप पढ़ेंगे ना तो अल्फाज कुछ डिफरेंट होंगे। जैसे हमने कहा स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, वो कहता है ना जरा टेक्निकली लफ्ज बोलो ना, मुश्किल लफ्ज, फिर पता चले। वो कहेगा प्लानिंग स्टेज। हमने कहा ड्यूरिंग ऑडिट, उसने कहा ना कोई टेक्निकल लफ्ज बोलो ना, सब्सटेंटिव स्टेज या इन परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमने कहा एंड ऑफ द ऑडिट, उसने कहा ना कोई टेक्निकल लफ्ज बोलो ना, क्या ओवरऑल रिव्यू स्टेज या कंक्लूजन स्टेज या समटाइम इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्टेज। तो देखें वर्ड टेक्निकल होने से ना कंसेप्ट टेक्निकल वो सिंपल ही रहता है, सिर्फ उसकी हेडिंग थोड़ी टेक्निकल कर दी जाती है ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा टेक्निकल काम हम कर रहे हैं। अब देखिए कंसेप्ट वही है। अगर मैं कहूं स्टार्ट ड्यूरिंग एंड, आपको भी पता चल जाएगा, इवन मैट्रिक का कोई बच्चा बैठा होगा उसको भी पता चल जाएगा स्टार्ट का मतलब क्या, ड्यूरिंग का क्या, एंड का क्या। लेकिन अगर मैं कहूं प्लानिंग स्टेज, सब्सटेंटिव स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज, तो फिर आपको तो पता चल जाएगा, वो मैट्रिक वाले को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं, बुक वाला कोशिश करता है कि हमें कंसेप्ट समझाए तो टेक्निकल वर्ड यूज करें, मतलब इसका वही होता है। समझ आ गया? उसी तरह जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे ना तो उसमें भी हालांकि इसका प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल एक मकसद है, क्या, रिस्क आइडेंटिफाई करना। लेकिन चूंकि रिस्क आइडेंटिफाई होता है, अगर आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन याद हो, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी टू असेस रिस्क, इसलिए उसने अंडरस्टैंडिंग की भी बात की है, प्लानिंग रिस्क की भी बात भी की है। सिर्फ रिस्क की बात नहीं की कि एनालिटिकल प्रोसीजर किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, असल में पर्पस एक ही है, क्या, प्लानिंग स्टेज पे क्या, रिस्क असेस करने। लेकिन उसने क्या कहा, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लादा पॉइंट, टू असेस रिस्क लादा पॉइंट। हालांकि असल में दोनों पॉइंट एक ही है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन जिस बच्चे को आती है ना उसको पता है कि दोनों पॉइंट एक ही है, क्या, क्योंकि रिस्क अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से ही होते हैं आइडेंटिफाई। तो इससे आपने ये ना समझिए कि इसमें ये कोई लैदा कंसेप्ट आ गया, ये कोई लैदा कंसेप्ट आ गया, ये एक ही है। सब्सटेंटिव क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल हम ड्यूरिंग ऑडिट भी करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हैं। किस लिए? जिसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन याद है चुटकियों में बताएगा, जिसको याद नहीं है जितना मर्जी सोच ले नहीं बता पाएगा। रिस्क असेसमेंट नहीं, टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट, शाबाश, टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट एट अ दर्शन लेवल, शाबाश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज क्या क्या है, क्या सिर्फ प्लानिंग स्टेज का यूज बताएंगे कि रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, या के ड्यूरिंग सब्सटेंटिव स्टेज का भी बताएंगे, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो। जैसे मैंने एनालिटिकल परफॉर्म किए, मेरा 15 मिलियन आया, इनका 14.9 मिलियन आया, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये फिर भी एनालिटिकल मकसद था, मिस स्टेटमेंट है तो आइडेंटिफाई हो जाए, नहीं थी तो जाहिर नहीं होगी ना। इसका यह मतलब नहीं है कि मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना हो तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर ही नहीं रहता, वो रहता है। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में मेरा 15 मिलियन है, ये इसका 20 मिलियन होता, 20 मिलियन होता, ठीक है, तो फिर हमारा 5 मिलियन फर्क ज्यादा है ना। अच्छा, आपके ख्याल में ये मटेरियल है कि इमटेरियल? हम कहते हैं भाई ये तो गड़बड़ है, तो फिर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है। याद रखें, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हम इसलिए करते हैं कि अगर मिस स्टेटमेंट है तो सामने आ जाए, लेकिन लाजमी नहीं कि मिस स्टेटमेंट हो, लाजमी नहीं है तो सामने नहीं आएगी, लेकिन प्रोसीजर हमारा वैलिड रहेगा कि है प्रोसीजर। और तीसरा इस्तेमाल क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर का, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप ज़हन में आए बात ठीक है, ना आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। ये करता है मैनेजर नॉर्मली, ये करते हैं जूनियर टीम मेंबर आप जैसे ये, और ये कौन करता है भला? पार्टनर। ये काम छोटा, ये काम है बड़ा।
इसमें सर दर्द है। ये काम है छोटा लेकिन ये क्रिटिकल है, क्योंकि अगर रिस्क असेसमेंट गलत होगी ना तो ऑडिट गलत साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। ये काम छोटा भी है और क्रिटिकल भी नहीं, इसमें सिर्फ ये देखना है कि दूसरों ने ठीक काम किया कि नहीं किया, लेकिन इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के कितने यूज हो गए? स्टार्ट, प्लानिंग वाला। अच्छा, अब एग्जाम में ना आपने स्टूडेंट की एक आदत बताऊं आपको, हालांकि हमने पढ़ा होता है रिटन एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। क्या पढ़ा होता है? रिटन एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। स्टूडेंट कहता है नहीं सर, मैं आपको फॉलो करूंगा, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपके मुंह से एक एक लफ्ज जो निकलता है ना वो सीधा मेरे दिमाग में आके फिट हो जाता है, मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज फॉलो करूंगा। किताब में स्टैंडर्ड में चाहे प्लानिंग लिखा हुआ है मैं स्टार्ट ही लिखूंगा, चाहे किताब में सब्सटेंटिव लिखा हुआ है मैं ड्यूरिंग ही लिखूंगा, चाहे एग्जाम में ओवरऑल उसमें किताब में ओवरऑल रिव्यू कंक्लूजन लिखा है मैं तो एंड ही लिखूंगा। जो किताब में एग्जाम्पल दी हुई है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जो एग्जाम्पल आपने क्लास में दी थी वही लिखूंगा। मुझे बताइए, क्लास में जो हमारी एग्जाम्पल्स होती है ना वो इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स होती हैं, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने वो एग्जाम्पल बल्कि वो फॉलो करनी है जो लिखे हुई हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। टेस्ट जब टीएस सबसे बड़ा फीडबैक हमें पता क्या देते हैं, सर जो किताब में लिखा होता है ना स्टूडेंट वो नहीं लिखते, जो आपने क्लास में बोला होता है ना वो लिख रहे होते हैं। हालांकि कुछ चीजें जैसे टर्म्स हैं वो तो स्टैंडर्ड में जो लिखी हुई है टर्म्स की डेफिनेशन वो तो वही आएगी ना, वो तो वही आएंगी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन जो है आप लिख लें टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, सर ने यही बोला था, तो वो तो मैंने कीवर्ड्स बोले क्लास में या कंसेप्ट समझाने के लिए। याद रखें, आपने जो याद करना है और जो लिखना है वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, वो है जो लिखा हुआ है किताब में लिखा। क्यों भला? क्योंकि स्टैंडर्ड ने सिखाया रिटन एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। भाई ये कहानी सारी समझ आ गई। चलिए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 तो हो गया, अब आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ, टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ। चले, आप थक गए होंगे, चुप रह के बैठ के हैं, थक गए होंगे। मैं खड़े हो के चल फिर के बोल के नहीं थका, आप बैठ के चुप रह के थक गए होंगे, तो थोड़ा रिलैक्स कर लें, ठीक है? हाँ जी, आप 10 सेकंड का टाइम है, खूब रिलैक्स कर लें, खूब रिलैक्स कर, ब्रेक दे, ब्रेक के बाद नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। हाँ, ये पिक्चर वगैरह लेनी है ना, आपने ले ले। अच्छा, अब सुनिए, कंफर्मेशन में हमने पढ़ा कंफर्मेशन क्या होता है, फिर पढ़ा कंफर्मेशन कहां यूज होता है, उसके बाद क्या पढ़ा था, कैसे यूज होता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कैसे यूज होता है। तो यहां पे भी हमने पढ़ा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, फिर पढ़ा कहां यूज होता है, अब कैसे यूज होता है, स्टेप बाय, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। क्या आपने जब एनालिटिकल प्रोसीजर, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर के 3 यूजेस हैं, एक रिस्क असेसमेंट, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ओवरऑल रिव्यू। रिस्क असेसमेंट हमारा चैप्टर है चैप्टर 11, उसमें डिस्कस होगी। अभी तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिए ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक एरियाज को कंपेयर करके रिस्क असेसमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे के आगे निकल रहा हूं, सेल्स की सिर्फ बार बार वही आती है एग्जांपल, पिछले साल के साथ कंपेयर करो, कम है तो रिस्क, ज्यादा है तो रिस्क। लेकिन आपने इस काबिल होना, आई कैप कहता है मेरे पास बच्चा भेजो ना, जब टीचर से कहता है बच्चा भेजो, तो वो इस काबिल हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे एरियाज का कंपैरिजन करके बता सके इसमें क्या रिस्क है, ठीक है? ये ना हो सिर्फ सेल्स की एग्जांपल लेके मेरे पास आ जाए, मैं तो उसे ये भी पूछूंगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल लोन की अमाउंट बढ़ गई है लेकिन इंटरेस्ट उतना ही है, बताओ कोई रिस्क है कि नहीं, मैं तो ये भी पूछूंगा। आई कैप कह रहा है रिस्क है कि नहीं, मैं तो ये भी पूछूंगा पिछले साल की निस्बत क्या रिस्क है इसमें,
इंटरेस्ट वाली एग्जाम, लोन ज्यादा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वही है जो पिछले साल था, हालांकि ज्यादा होना चाहिए ना, फेक सेल रिकॉर्ड हो गई है। एक फेक लोन का रिस्क कहां से आ गया? क्लाइंट पागल है, फेक लोन रिकॉर्ड करेगा, ये खुदा का खौफ है। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में गलती है, हो सकता है न्यू लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, भाई ये रिस्क है कि लोन फेक रिकॉर्ड किया। अच्छा वो भी चांस है 0.000000001% के फेक लोन रिकॉर्ड किया हो क्लाइंट ने, लेकिन मुझे बताइए 80% चांस है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इस बड़े वाले चांस को रिस्क को एग्जाम में लिखें कि वो छोटे वाले को, खुदा का खौफ। अगर मार्क्स ज्यादा है तो दोनों को लिख दें, अगर मार्क्स कम है तो किसको लिखेंगे? बड़े भाई, ये ज़हन में रखिएगा। आई कैप कहता है मेरे पास बच्चा आए ना तो उसे सिर्फ ये ना सिखा के भेजना कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम हो गई है तो क्या रिस्क है। मैं तो ये भी पूछूंगा पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स ज्यादा हो गए हैं तो क्या रिस्क है? बैड डेट कलेक्शन नहीं हो रही। आई कैप कहता है मैं तो ये भी पूछूंगा पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम हो गए, क्या रिस्क है? अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी क्रेडिटर्स, शाबाश। तो आई कैप कहता है कि जब कंपैरिजन बच्चों को सिखाओ ना तो सिर्फ एक एग्जांपल ना सिखाओ, हर एरिया में कंपैरिजन करना सिखाओ और इंटरप्रिटेशन करना सिखाओ। हमने कहा सिखाएंगे, लेकिन इसके लिए तो पूरा चैप्टर चाहिए, वो तो इस चैप्टर में नहीं सिखा सकते हम, उसके लिए तो पूरा चैप्टर चाहिए। आई कैप ने कहा तो कोई बात नहीं, लैदा से बना दो। हमने कहा ये लो चैप्टर 11, चैप्टर 11 में क्या सीखेंगे हम? रिस्क असेसमेंट हर एरिया के। आगे चलते हैं, ये वाला हिस्सा यानी डिटेल में हमने पढ़ना है, ब्रीफली एग्जांपल के साथ कंसेप्ट बिल्ड हो गया, ध्यान में रखिए कंसेप्ट बिल्ड हो गया हमारा, लेकिन इसकी डिटेल एप्लीकेशन लैदा चैप्टर में होगी, इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में क्या होगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए इसमें ज्यादा सरदर्दी होती है कि इसमें? सब्सटेंटिव है, तो इस चैप्टर का ज्यादातर हिस्सा सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे बेस कर रहा होगा कि ओवरऑल रिव्यू पे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है परफॉर्म करने हैं, यानी यूं कह लीजिए एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटेंटिव स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो क्या स्टेप्स हैं? ये सवाल ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैं आपसे पूछूं कंफर्मेशन को हमने अगर यूज करना है फाइनल डेट पे तो क्या प्रोसीजर्स हैं, आप बता सकते हैं? चलें सवाब की नीयत से बता दीजिए। हाँ शाबाश, हाइब्रिड में शाबाश, शाबाश हाइब्रिड वाले बच्चों को आवाज आई, दो माइक दे, माइक दे, शाबाश। आज हाइब्रिड क्लास का ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ ये साइड भाई माइक दे दे, इनको दे दे, साथ में जो बैठा हुआ है। हाँ इसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बिल्कुल। कंफर्मेशन को यूज करना है, स्टेप्स बता दें मेरे भाई, सुनिएगा जरा, स्टेप गौर से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, सारे खामोश। नहीं अब ये बोले, आप बोले भाई जो जवाब दे नहीं जी। स्टेप नंबर 1 डिसाइड क्या? टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन। फिर दूसरा डिसाइड इन पार्टीज टू बी कंफर्म्ड, डिसाइड इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, टाइप ऑफ कंफर्मेशन, ऑब्टेन सिग्नेचर, सेंड डायरेक्टली, और लास्ट क्या था? रिसीव्ड डायरेक्टली और परफॉर्म प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू रिप्लाई। यही थे ना। उसी तरह मुझे बताइए कंफर्मेशन परफॉर्म करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर के भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या प्रोसीजर हैं? 5 प्रोसीजर हैं। किस्मत अच्छी तो 4, किस्मत बुरी तो 5। एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव परफॉर्म करना है, एज सब्सटेंटिव, एज रिस्क असेसमेंट नहीं है, एज सब्सटेंटिव। तो 5 प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर सबसे पहला डिटरमिन सूटेबिलिटी, बोले डिटरमिन सूटेबिलिटी, डिटरमिन सूटेबिलिटी, डिटरमिन सूटेबिलिटी, इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, evaluate reliability of data, develop precise expectation, develop precise expectation, determine acceptable difference, determine acceptable difference, investigate inconsistency या फ्लक्चुएशन या डिफरेंस, जो मर्जी बोल लें, आपको पता। अच्छा
एग्जाम में अगर उसने 6 नंबर के साथ पूछ लिया ना कि बताओ क्या प्रोसीजर्स हैं जब आप परफॉर्म करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करने के लिए, तो कीवर्ड्स याद रख लें। सबसे मैं सिर्फ कीवर्ड्स, सबसे सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेबल डिफरेंस, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एक मिनट हरी मैं याद कर लो जरा, एक मिनट। एनालिटिकल सबसे सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेबल डिफरेंस, इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंस, अगर कोई बड़ा डिफरेंस आ जाए, ठीक है। अच्छा, मेन कंसेप्ट आपको बता देता हूं, डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। मेन कंसेप्ट बता रहा हूं। डिटरमिन सूटेबिलिटी में क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एक है एनालिटिकल के जरिए से, एक है टेस्ट ऑफ डिटेल के जरिए से। दुनिया का हर ऑडिटर चाहता है एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए से वेरीफाई करूं, हर ऑडिटर चाहता है। लेकिन याद रखिए उस हर ऑडिटर की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ एरियाज एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं दुनिया का हर ऑडिटर हर एरिया को एनालिटिकल प्रोसीजर से क्यों वेरीफाई करना चाहता है? इसमें टाइम कम लगता है। टेस्ट ऑफ डिटेल में डिटेल वर्क करना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है। टेस्ट ऑफ डिटेल में सैंपल सेलेक्ट करना पड़ता है। टेस्ट ऑफ डिटेल में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ता है। एनालिटिकल प्रोसीजर में सिर्फ एनालिसिस करना पड़ता है, सिर्फ रिलेशनशिप देखना पड़ता है। यानी आप थोड़ा सा अगर सोचे ना, एनालिटिकल प्रोसीजर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने हो, आप फिर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए आपको वाउचर्स पे जाना पड़ता है। तो पहला असूल ज़हन में रखिए, वो जो किताबों में लिखा है वो बता रहा हूं, फिर एक दूसरा असूल बताऊंगा जो किताबों में नहीं लिखा हुआ। जो किताबों में लिखा वो क्या है कि आप पहले ये देख लो जिस एरिया पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हो उस पे सूटेबल भी है कि नहीं। ठीक है, कुछ एरियाज में एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल होते हैं, कुछ में नहीं होते। ये देख लो सूटेबल है कि नहीं। अगर सूटेबल है तो फिर करो। जैसे आप एक क्लाइंट गाइड करने के लिए गए, वो सेल करता है जो चीज, एग्जाम्पल कॉलेज को ऑडिट करने के लिए आए, आपने इस क्लास का रेवेन्यू एस्टिमेट करना है। अभी तरीका बताता हूं। फीस देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये उस वक्त सूटेबल है अगर सबकी फीस सेम हो। अगर किसी की फीस 25,000 है, किसी की 20,000 है, किसी ने ज्यादा सब्जेक्ट उठाए उसे हमने 16,000 में फिट कर दिया। किसी ने कहा सर हालात टाइट हैं, हमने कहा ये लो जाना कहीं नहीं है, बैठना इधर ही है, 12,000। ठीक है, लेकिन वो कोने पे जाके बैठ जाना है जिधर ना आवाज पहुंचे ना तस्वीर पहुंचे है भाई, जैसी फीस वैसी सर्विस। अब मुझे खुद बताइए, अगर प्राइस डिफरेंट है तो एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है कि नहीं? नहीं है। कह रहे सबसे पहले यही देखो, आप मार्केट में जाए ना, ईद पे गए होंगे जूती लेने, कपड़े लेने। कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं, जूती खरीदने जाए शॉप्स है जिनमें फिक्स प्राइस शॉप, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बार्गेनिंग होती है। जिस पे बार्गेनिंग होती है उस पे बताए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है, जो फिक्स प्राइस है उधर है। तो इससे एग्री करते हैं कि हर एरिया एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है। सबसे पहले देखो, आपने देखना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। अगर सूटेबल है तो फिर देखो आपके पास रिलायबल डाटा है कि नहीं। आपने नोट किया, ये एग्जांपल के ऊपर वापस आता हूं। एक एग्जांपल है सेलिंग एक्सपेंस टू सेल्स। अगर आप सेलिंग एक्सपेंस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सेल्स की फिगर मौजूद हो और ये वेरीफाइड हो। दोनों में से एक चीज वेरीफाइड हो, तभी तो भाई एक इक्वेशन में एक वेरिएबल अननोन है ना, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर नहीं कर सकते। इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है ना, तो दूसरी वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों वेरीफाइड है, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं चलेगा। अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे पेरोल को वेरीफाई करना चाहते हैं, पेरोल, अगर आप ऐसे क्लाइंट पे गए जो कि अपने वर्कर्स को फिक्स सैलरी देता है, बताइए सैलरीज एक्सपेंस पे एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है? लेकिन दूसरा स्टेप क्या है? वैल्यू रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। आप इसको सूटेबल होने के बावजूद उसी वक्त परफॉर्म कर सकेंगे अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डाटा मौजूद होगा। अगर क्लाइंट आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डाटा देता ही नहीं है, नहीं कर, हालांकि सूटेबल है फिर भी नहीं कर सकते। या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डाटा दिया तो सही, वो कहता है सर जी कुछ एम्प्लॉइज हमें बता के जाते हैं, कुछ बताए बगैर चले जाते हैं। तो जो बता के जाते हैं ना, उनका तो हम डाटा अपडेट कर देते हैं, जो बताए बगैर जाते हैं उनका डाटा अपडेट नहीं होता। क्या ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा रिलायबल है? नहीं है। समझ रहे? पहला सूटेबिलिटी किसकी देखनी है? उस एरिया की, उस असर्शन की जिसमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं।
हर एरिया हर एजर्शन के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। जिसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो, जिसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल नहीं है उसमें क्या करो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करो। तो पहला लेसन उसने क्या दिया हमें स्टेप, देखो एरिया सूटेबल है कि नहीं, असर्शन सूटेबल है, एक ही बात है एरिया असर्शन। दूसरा क्या दिया उसने स्टेप, क्योंकि हर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए। आपने क्लास का रेवेन्यू एस्टिमेट किया, इसके लिए भी आपको डाटा चाहिए। क्या क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, हर स्टूडेंट की फीस कितनी है, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए भाईजान हमने सिर्फ फीस पकड़ते हैं, हम डाटा शाटा मेंटेन नहीं करते, तो जो स्टूडेंट आपके सामने है आपने सारा ये डाटा यूज, अब ये डाटा लेवल है नहीं है, आपने इसकी बेस में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने कहा सर मेरे हिसाब से कम आ रहा है, आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, सोचे क्या रीजन होगी, हाँ कुछ छुट्टी पे भी तो है, शाबाश। तो इसीलिए याद रखें हर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ डाटा चाहिए। अगर आपके पास रिलायबल डाटा मौजूद होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, रिलायबल डाटा नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो उसमें तरीकाकार आपको बताया था ना क्या होता है हमारा, कि एक अपनी फिगर एस्टिमेट करते हैं 15 मिलियन जैसे एस्टिमेट की, एक क्लाइंट की रिकॉर्डेड या एक्चुअल फिगर होती है, दोनों को फिर कंपेयर करते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस निकलता ही होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस ना, इंक्वायरी नहीं करते फिर इन्वेस्टिगेट ना 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 ना, हाँ शाबाश, अच्छा किया पहले बता दिया भाई, पहले ये देखते हैं मटेरियल है कि नहीं। अगर डिफरेंस एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल का मतलब इमटेरियल हो, इमटेरियल हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है ना, फिर तो कोई इशू। तो याद रखें एरिया सूटेबल है, डाटा भी मौजूद है, फिर दूसरा काम क्या करना है, उस डाटा को यूज करके अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करो ना। उस डाटा को यूज करके हमने अपनी एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप की थी, 50 एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, ये क्या किया था, ये कौन सा स्टेप परफॉर्म किया था हमने, डेवलप प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन, हमने अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप की थी। फिर एक्सपेक्टेशन डेवलप करने के बाद अगला काम क्या किया, उसे एक्चुअल के साथ कंपेयर करके डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो डिफरेंस इमटेरियल होगा, हम छुट्टी करके घर चले जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो जो डिफरेंस निकलेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेबल नहीं होगा मतलब क्या है, इमटेरियल नहीं मटेरियल होगा, मटेरियल होगा। फिर हमें उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट भी, फिर 5वां स्टेप भी करना होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट। ये 5 स्टेप्स में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होता है, 5 स्टेप्स में। अभी देखिए कंप्लीट नहीं किया, ये ना कहिएगा घर जाके पढ़ें तो कहें ये तो चीजें सर ने एग्जांपल पढ़ाई नहीं थी, कल फिर पढ़ाना है। लेकिन आज आप इस काबिल हो गए हैं कि ओवरव्यू आपको पता चल जाए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कितने स्टेप्स है, 5। पहला स्टेप क्या है, सूटेबिलिटी, देखो एरिया सूटेबल है कि नहीं। दूसरा रिलायबिलिटी, देखो वेरिफिकेशन के लिए जो डाटा चाहिए वो रिलायबल डाटा मौजूद है कि नहीं। तीसरा स्टेप एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लो, कैलकुलेशन कर लो, अपनी कैलकुलेट, ये एक्सपेक्टेशन याद रखे ऑडिटर बना रहा है, क्लाइंट नहीं। ऑडिटर एक्सपेक्टेड कि मेरे मुताबिक सेल्स इतनी होनी चाहिए, मेरे मुताबिक पेरोल एक्सपेंस इतना होना चाहिए, मेरे मुताबिक सेलिंग एक्सपेंस इतना होना चाहिए। फिर क्लाइंट से कहता है शायद आपके मुताबिक भी इतना हो, आपके मुताबिक बताइए कितना है। एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं फिर और डिफरेंस निकालते हैं। 4th स्टेप पे डिफरेंस आता है, 3rd पे एक्सपेक्टेशन डेवलप की, 4th पे उसे एक्चुअल के साथ कंपेयर करके देखा डिफरेंस कितना है। इमटेरियल है, कहानी यही खत्म। अगर डिफरेंस मटेरियल है यानी नॉट एक्सेप्टेबल, फिर उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, 5 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब कल इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, आज आपकी होम असाइनमेंट कोई नहीं। अब देखें ये ऐसे होता है ना, जिंदगी में अप डाउन आते रहते हैं। कल बहुत ज्यादा केस, आज कुछ भी नहीं है। इसी तरह कोई चैप्टर होगा जिसपे हम 10 लेक्चर लगाएंगे और कोई होगा 2 में निमट जाएगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसेस एग्जांपल। ठीक है, तो ये ऊंच नीच आती रहती है। आपने रीड करके आना है इसको, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 को भी रीड करके आइएगा। आधी चीजें समझ आएगी, आधी नहीं आएंगी, लेकिन पढ़ आइएगा। कल फिर इसको कंक्लूड करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।